Assalamu alaikum. This is Mohammad Sadkan Salahuddin, your physics teacher. ECAT, MDCAT, Physics, चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज का पहला टॉपिक है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। अब बच्चों स्ट्रेचिंग ऑफ वायर क्या होता है इस बात को समझिएगा कि अगर हम लोग तार यूज़ कर रहे हैं किसी भी गैजेट को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, और अगर स्ट्रेचिंग हो जाए वायर में, खिंचाव आ जाए वायर में, तो होगा क्या? तो जो सबसे पहले ये होगा, वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, और वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उसका एरिया वायर का क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। वायर का लेंथ बढ़ रहा है, एरिया कम हो जा रहा है, तो क्या वॉल्यूम में फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जो यहाँ मेंशन है देखिएगा कि अगर कंडक्टिंग वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होती है? बढ़ जाती है, और एरिया क्या होता है? कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ये बात समझना है। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से क्या हो रहा है बच्चों? रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है बच्चों? बढ़ जा रहा है। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर से क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ है पहले L1, और इसका एरिया क्या है बच्चों? लेट सपोज इसका एरिया है A1। वायर है वायर है वायर की लेंथ है बच्चों L1, और वायर का एरिया क्या है बच्चों? A1 है। तो अब क्या करना है ज़रा देखिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हमारा जो एरिया है बच्चों वो क्या है? A1 है, और दूसरी वायर है, इसकी लेंथ जो है बच्चों कितनी है? L2 है, और इसका एरिया क्या है बच्चों? A2 है। तो अब आपको ये बात समझना है कि किस तरीके से वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। और जो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा कि वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो यहाँ पर तो क्या होगा? A1 इंटू L1, और यहाँ पर वॉल्यूम निकालना हो क्या होगा बच्चों? V2 बराबर है A2 इंटू L2, A2 इंटू L2। तो बच्चों लेंथ बढ़ी, एरिया कम हो गया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। पहले A1 था, बाद और लेंथ क्या थी? L1 थी, तो वॉल्यूम क्या हो गया बच्चों? सेम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझ में आ गई कि A1 इंटू L1 बराबर किसके हो गया? A2 इंटू L2 के बराबर हो गया। अच्छा, अब बच्चों एक और चीज़ समझना है आपने, वो ये है कि आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रॉ एल अपॉन ए। ये आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, रॉ एल अपॉन ए। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूँ तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा L1, और ये हो जाएगा A1। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूँ तो क्या होगा? R2 बराबर है रॉ L2 अपॉन A2। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं कि इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और इस इक्वेशन को हम कह देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, जो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, ऐसे लाइन मार्क कर देता हूँ कि हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो जिसमें क्या हो रहा है, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो आपको पता है रॉ से रॉ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वायर का मटेरियल एक ही है, तो रॉ से रॉ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और L1 और L2 क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। और क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी A2 है, और यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है? A1 है, तो A1 डिवाइड में आ जाएगा, और A2 किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप फ्रैक्शन की बात करो कि ये फ्रैक्शन क्या हो रहा है बच्चों, ये फ्रैक्शन क्या हुआ, अगर मैं कहूँ L1 छोटी वैल्यू है और L2 क्या है? बड़ी वैल्यू है, तो ये फ्रैक्शन कम हो गया है। ठीक है। और ये फ्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। ये फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों? कम हो गया, और ये फ्रैक्शन क्या हो गया? बढ़ गया। तो अगर मैं इन दोनों को अगर एक ही बार में लिखना चाहूँ तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर मैं लगा दूंगा स्क्वायर, या तो इसमें स्क्वायर लगा दूं या इसमें स्क्वायर लगा दूं, बात क्या है? एक ही है। और एक चीज़ बच्चों आपको पता है, वो क्या? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया, एरिया और जो रेडियस है इसका रिलेशन डायरेक्ट है स्क्वायर के साथ। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो मैं इस एरिया वाले को रेडियस वाले टर्म में अगर कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या बन जाएगा? पावर 4 बन जाएगी। और आपको पता है बच्चों, जो रिलेशन एरिया का रेडियस के साथ है, उसी तरह वही रिलेशन बच्चों के साथ है डायमीटर के साथ भी है। ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला होता है डायमीटर का, क्या होता है बच्चों? एरिया का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डायमीटर के रेफरेंस से डी पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। क्या होता है बच्चों? पाए डी स्क्वायर अपॉन 4 होता है। तो मैं लिख देता हूँ, एरिया का फॉर्मूला है पाए डी स्क्वायर अपॉन 4। तो बच्चों ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आपको जो भी कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है बच्चों? फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, और हम एक और रेफरेंस देखते हैं। तो देखिएगा आप लोग बच्चों, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर कंटिन्यू हो रहा है हमारा। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं अगर आपको लेंथ गिवन है ना बच्चों, तो आपका रिलेशनशिप ये है कुछ। ठीक है। और अगर आपको रेडियस गिवन है बच्चों,
तो आपका रिलेशन ये है, ठीक है। तो दोनों को हमने क्या कर लिया, सिम्प्लीफाई कर लिया है। अब इससे रिलेटेड बच्चों हम क्या करेंगे, हम जो है एक एग्जाम्पल अटेम्प्ट करते हैं, ज़रा देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों ज़रा देखना है इधर क्या कह रहे हैं इसमें, कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है, और उसको हमने क्या किया बच्चों, स्ट्रेच कर दिया, इस तरह स्ट्रेच किया कि उसका जो रेडियस है वो क्या हो गया, आधा हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों कि रेडियस जो है बाद में वो क्या हो गया, पहले वाले का क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है, हाफ R1 हो गया। तो अभी आपने रिलेशन समझा था बच्चों, वो ये था, यहाँ पर मेंशन था आपके सामने कि R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हमें पता है रिलेशन कि R रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पावर ऑफ रेजिस्टेंस रेडियस, ठीक है। तो अब हम आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले से दो कंडीशन बनानी है और दोनों को कंपेयर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 अपॉन R2 बराबर हो जाएगा R2 अपॉन R1, और आपने यहाँ पे क्या लगा देना है, 4 पावर लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिलेशन में क्या 4 पावर मौजूद है। तो बच्चों आपको क्योंकि यहाँ पे गिवन है कंडीशन कि रेडियस क्या हो गया, आधा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे R2 की जगह लिख देंगे हाफ R1, क्या लिख देंगे, हाफ R1, R2 की जगह लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइड में जो R1 है उसको हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। R2 क्या बच्चों, हाफ R1 है, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, सॉरी यहाँ पर हमने हाफ लिखने की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, यहाँ पर हमने 1/r लिख दिया, ठीक है। तो हम इसको सही कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है बच्चों, ये हाफ था, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, हाफ था, तो मैं इसको हाफ कर लेता हूँ, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया था, आर लिख दिया। R2 क्या हमारा हाफ R1, ठीक है, और डिवाइड में भी R1 है, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा कि R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा, ये पावर 4 ही मौजूद है, हाफ, और यहाँ पर पावर क्या है, 4 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/16 बन जाएगा बच्चों। तो अब क्या होगा, R2 चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे मैं लिखता हूँ R2 इंटू 1, ठीक है, और 16 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, R1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, वो ये है कि R2 बराबर है 16R1, और आपका जो R1 था वो क्या था, R था, R1 क्या था बच्चों, आपका R था, तो मैं यहाँ लिख दूंगा R2 बराबर है 16R, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी मौजूद है, इसको हम यहाँ पर टिक मार्क कर लेते हैं। तो इस तरह आपने ये एक एग्जाम्पल से ये समझा कि अगर आपको रेडियस गिवन होगा तो किस तरीके से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो इसके बाद बच्चों हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हम वेरियस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास होता है फिलामेंट बल्ब होता है, ठीक है, कि जिसको हम कहते हैं फिलामेंट बल्ब या टंगस्टन फिलामेंट बल्ब भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये बना किससे होता है बच्चों, ये बना होता है किससे, टंगस्टन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। और जो टंगस्टन फिलामेंट होता है बच्चों, उसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, और साथ में उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होती है। इसीलिए बल्ब जो है आप अगर जितना ज़्यादा देर तक जलाओगे उतना ज़्यादा वो गर्म होता है, लेकिन वो गर्म होने से मेल्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। इसके अलावा बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको हम हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सबसे पहले हीटर या गीज़र या इलेक्ट्रिक प्रेस, ठीक है, इनका इस्तेमाल करते हैं हीट करने के लिए। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं जिनसे बिल के बनते हैं वो क्या होता है, नाइक्रोम होता है। और नाइक्रोम जो होता है बच्चों, इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ताकि ये हमें हीट तो प्रोवाइड करे और खुद मेल्ट ना हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक और बात समझिएगा कि रेजिस्टेंस बॉक्स जो बनाए जाते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स जो बनाए जाते हैं ताकि रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाए, तो वो बने होते हैं किससे, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेंस से। और ये जो मटेरियल्स होते हैं बच्चों, इनकी मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है, ज़्यादा रेजिस्टिविटी नहीं होती, और ये डिपेंड नहीं करते टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। मतलब अगर इनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रेजिस्टेंस में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि हम जो है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज़ वायर का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे ही कोई शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज़ वायर जो है वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये होगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी बच्चों, बहुत लो होगी, ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बहुत लो होगी, जैसे हम मेंशन आपको, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट इसकी, ठीक है। और ये हाई रेजिस्टिविटी होगा कि जैसे ही करंट इसमें से पास हो तो ये क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं बेशतर होगा कि यहाँ से करंट पास ना हो, लेकिन जैसे ही करंट पास हो तो क्या हो जाए, ये मेल्ट हो जाए, ठीक है। इसका काम क्या है, सेफ्टी है, ठीक है, कि वायरिंग की क्या है, सेफ्टी है, कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है ये खुद तो डैमेज हो जाएगा, ये फ्यूज़ जो है ये खुद तो डैमेज हो जाएगा, लेकिन ये पूरे के पूरे सर्किट को क्या कर लेगा, बचा लेगा। इसके अलावा बच्चों एक बहुत अहम टॉपिक है जिसको मुझे कवर करना था, वो था थर्मिस्टर।
थर्मिस्टर का टॉपिक आमतौर पे एमडीके डीकेट में पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया इसमें कि थर्मिस्टर क्या है। थर्मिस्टर एक डिवाइस होती है जिससे हम लोग स्मॉल टेम्परेचर्स को मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि अब जो इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर्स भी आ गए, पहले हम लोग मर्करी वाला थर्मोमीटर यूज़ करते थे, अब इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर जिसमें बैटरी लगती है उसका इस्तेमाल होता है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें थर्मिस्टर एक होता है, ठीक है। थर्मिस्टर को हम बनाते हैं किससे, ऑक्साइड से, मेटल्स के, जैसे निकल, कॉपर और कोबाल्ट या आयरन से, ठीक है। और इनके ऑक्साइड से मिला के बनाते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों, ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है ये, ठीक है। और इसकी अल्फा की वैल्यू जो है वो हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है, ठीक है। इसकी अल्फा की वैल्यू हाई होगी, लेकिन ये पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में होता है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि बच्चों इसकी वैल्यू हाई जो होती है ना, वो किस में होती है, नेगेटिव में होती है। सेमी कंडक्टर के लिए अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, नेगेटिव में होती है, ठीक है। और रेजिस्टर जो और थर्मिस्टर जो उसके रेजिस्टेंस जो होते हैं, ये टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। थर्मिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाती है बहुत तेजी के साथ टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, करंट चेंज की वजह से हम क्या मेजर करेंगे, टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा यह है कि हम इसको लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे इसको मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, जिसको कहते हो सीरीज या पैरेलल। लेकिन बच्चों आज हम जो पढ़ेंगे बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपके एमसीक्यूज की जो तैयारी है वो बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे पास ये सर्किट जो है बच्चों, ये सीरीज सर्किट है। क्या है बच्चों, ये हमारे पास ये सीरीज सर्किट है। हम पहले पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में, क्या पढ़ेंगे पहले, हम पढ़ेंगे सीरीज। अब सीरीज में बच्चों पहले मैं क्या करता हूँ, पॉइंट्स मार्क करता हूँ। ये ए है, लेट सपोज ये है हमारा बी है बच्चों, और ये है सी। अब बच्चों होता ये है कि मैं ये कहता हूँ, सबसे पहली बात जो मैं कहता हूँ कि करंट पास होने का एक ही रास्ता है, तो इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। सेम करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा इस सर्किट में हर रेजिस्टेंस से। और याद रखना है बच्चों, एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेशियो में क्या होगा, वो वोल्टेज जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ बच्चों इस तरीके से कि आपको फॉर्मूला पता है बच्चों, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं ओहम लॉ, ठीक है। अब क्योंकि आपने ये कह दिया बच्चों, क्योंकि आपने कह दिया कि करंट क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, तो अब क्या होना है, अब ये होना है कि कांस्टेंट और इक्वल टू हटा देंगे बच्चों, और हम लगा देंगे यहाँ पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे यहाँ पर। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग कि हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मतलब ये हुआ, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब बच्चों हम ये समझते हैं कि रेजिस्टेंस पावर का क्या रिलेशन होगा रेजिस्टेंस के साथ। तो समझ लीजिए बच्चों, आपको फॉर्मूला पता है पावर का। पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है सीरीज सर्किट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे बच्चों, यहाँ पर आई की जगह लगा देंगे कांस्टेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बच्चों ये होगा कि कांस्टेंट जो होता है इसको हटाते हैं और लगा देते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इससे ये बात समझ में आई कि सीरीज सर्किट में जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैंने जो आपको जो दो रिलेशन बताया बच्चों, इससे आप लोग आसानी के साथ एमसीक्यूज क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कि आपको अगर एक सर्किट गिवन हो, सीरीज सर्किट गिवन हो, उसमें कहा जाए कि बहुत सारे रेजिस्टर लगे हों सीरीज में, और कहा जाए बताइए किसमें ज़्यादा वोल्टेज होगा, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रिडिक्ट कर लें कि जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। सिमिलरली आपको पावर के लिए भी अगर कहा जाए रिलेशन बताएं, पावर के लिए कहा जाए कि पावर बताएं किसका पावर ज़्यादा होगा, तो आप सिर्फ ये देखना है सीरीज सर्किट है और जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसका पावर भी क्या होगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद हमें पता है बच्चों इक्विवेलेंट, सीरीज में इक्विवेलेंट फाइंड करने का बच्चों आपको फॉर्मूला पता है कि सीरीज सर्किट हो और आपको कहा जाए सीरीज में कनेक्शन हुआ हुआ है, जैसे यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है बच्चों, और आपको कहा जाए बताइए इस सर्किट का इक्विवेलेंट क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बच्चों कि अगर हम चाहें तो इन तीन रेजिस्टर्स को हटाएं और कोई एक रेजिस्टर लगा दें, तो इसको हम कहेंगे सीरीज। क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे सीरीज। और इस सीरीज की वैल्यू जो है वो आप इस फॉर्मूले से क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। मींस R1 प्लस R2 प्लस R3 से हम क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, और जो R की वैल्यू होगी वो इन तीनों की जगह हम क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। अच्छा एक और बात याद रखिएगा बच्चों कि सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, मतलब R1 से बड़ी वैल्यू होगी, R2 से बड़ी वैल्यू होगी और R3 से बड़ी वैल्यू होगी। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ी वैल्यू होती है किसकी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, जब वो सीरीज में कनेक्ट हो।
अब बच्चों इसको हम आगे पढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है बच्चों कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंस है किसमें सीरीज में लगे हुए, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है एक R1 और एक R2 को किसमें लगा दिया गया, सीरीज में लगा दिया गया। तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है बच्चों। और हम इसके अलावा एक और चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चों, डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हैं, बताइए किसका वोल्टेज क्या है। मीन्स हम किसी भी रजिस्टर की, जैसे हम चाहते हैं R1 का जो है वोल्टेज निकालना चाहते हैं, यहाँ V1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ कि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये है कि आपने ये करना है R1 को डिवाइड करना है R1 प्लस R2 से और मल्टीप्लाई करना है V से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। सिमिलरली आपको अगर V2 निकालना है तो आप क्या करोगे, आप R2 को डिवाइड करोगे R1 प्लस R2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे V से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, V2 वोल्टेज आ जाएगा। तो मैंने आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया है कि इस फॉर्मूले की वजह से आप क्या कर सकते हो, V1 और V2 को कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब विदाउट आपको जो है वो टाइम वेस्ट किए आप क्विकली जो है एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन दे दिया जाए कि आपको रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओहम का ये रेजिस्टर है बच्चों, और ये लेट सपोज कि मैं कहता हूँ 200 ओहम का रेजिस्टर आपको गिवन है, और आपको यहाँ पर वोल्टेज गिवन है लेट सपोज 12 वोल्ट, और आपसे कहा जाए बताइए V1 क्या है, तो बच्चों फॉर्मूला आपके पास मौजूद था कि V1 क्या था बच्चों, आपको पता है V1 का फॉर्मूला था R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 क्या होगा, 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 300, और मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों, V से मल्टीप्लाई करना है। V कितना था, 12 था, तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और 1/3 होगा, तो 3 1 3 3 4 12, तो आपने डायरेक्टली V1 फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। तो बच्चों इस तरीके से सिंपली आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसी तरह से आप V2 भी निकाल लीजिएगा बच्चों। तो V2 कैसे निकालेंगे, आपको बताया मैंने अभी अभी कि V2 कैसे फाइंड करेंगे बच्चों आप लोग, कि आपने ये करना होगा कि R2 मीन्स 200 को आपने डिवाइड किससे करना होगा, R1 प्लस R2 से। तो आप जब ऐड करोगे तो 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा, अगेन 300 हो जाएगा, और आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना होगा V से जो है 12। अब क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 बच्चों हो जाएगा 24, और 24 को डिवाइड करेंगे 3 से क्या आ जाएगा, 8 वोल्ट आपके पास आ जाएगा V2। तो बच्चों आपने बहुत आसानी के साथ क्या कर लिया, V1 और V2 को फाइंड कर लिया विदाउट एनी स्टेप, क्योंकि आपने जब इंटरमीडिएट के अंदर सॉल्व किया था तो आपका बहुत टाइम लग गया था इसको सॉल्व करने में। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास सीरीज के अंदर, अगर हमारे पास मतलब सेम रेजिस्टर हो, जैसे मैं कहता हूँ बच्चों ये भी हमारे पास R है और ये भी R है, R1 R2 नहीं है, आइडेंटिकल रेजिस्टर है कि R इसकी भी रेजिस्टेंस R है, इसकी भी रेजिस्टेंस R है, और आपको कहा जा रहा है इक्विवेलेंट निकाले, तो आप क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्या करोगे, n से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 रेजिस्टर है, तो n की वैल्यू हो गई 2, और सिमिलर रेजिस्टर क्या है बच्चों, R है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2R आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कहा जाए आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं, तो आपको सिर्फ ये पता करना है कि कितने आइडेंटिकल रेजिस्टर है, और आपके पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा। और सिमिलरली आपको अगर ये निकालना हो कि हर एक का वोल्टेज क्या है, तो आपके लिए क्या करना है, टोटल वोल्टेज को तादाद से डिवाइड कर देनी। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास मौजूद था बच्चों क्या, कि टोटल वोल्टेज कितना था, 12 था, और मेरे पास कितने रेजिस्टर है, 2 हैं, तो कितना हर एक में कितना वोल्टेज होगा बच्चों, वो होगा 6 वोल्ट हो जाएगा। तो होप सो बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और पैरेलल सर्किट देखिएगा आप लोग कि पैरेलल सर्किट में क्या गिवन है बच्चों। सबसे पहले आपको ये बात गिवन है कि देखिएगा कि आपको पैरेलल में क्या गिवन है बच्चों, कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टर्स हैं, R1 R2 और R3। 3 रेजिस्टर्स क्या है बच्चों, गिवन है, और हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए, और मैं यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट मार्क करता हूँ जिसका नाम है बी। 2 पॉइंट मार्क किया मैंने बच्चों, ए और बी। तो पैरेलल का मतलब होता है बच्चों, देखिएगा कि तमाम रेजिस्टर्स जो हैं इन 2 कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हैं, ए और बी से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब जब करंट आई यहाँ पर आता है ए पॉइंट के पास, तो क्या होता है, करंट के पास 3 रास्ते होते हैं। तो R1 से करंट I1 गुजरता है, R2 से करंट I2 गुजरता है, और R3 से करंट I3 गुजरता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ये बताना है कि क्या पोटेंशियल होगा। तो आपको पता है बच्चों, क्योंकि ए और बी डायरेक्टली बैटरी से जुड़े हुए हैं। देखिएगा ए जाके जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बी जाके कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो क्या होगा, जितना वोल्टेज बैटरी में आ रहा होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी में आ रहा होगा बच्चों, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस किस में आ रहा होगा, ए में भी आएगा और बी में भी आएगा। तो जितना वोल्टेज बैटरी में है उतना ए और बी पे है, और उतना ही वोल्टेज R1 में भी होगा, R2 में भी होगा और R3 में भी होगा, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टर डायरेक्टली किससे जुड़े हैं,
बैटरी से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अब जो आपको बताना ये है कि किसमें कितना ज़्यादा करंट है, किसमें किस रेजिस्टर में कितना ज़्यादा करंट है। अगर आपको ये फाइंड करना है बच्चों, तो मैं आपको कहूँगा पहले आप ये देख लो कि V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आपको पता है V इज इक्वल टू होता है आई आर, ये आपको फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू आई आर। अब सेम क्या चीज़ है बच्चों, वोल्टेज सेम है तो आप यहाँ पे लगा दोगे कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या है बच्चों, सेम है तो आप लगा दोगे कांस्टेंट, और यहाँ पे लिख दोगे आई और आर। अब आपको क्योंकि करंट और रेजिस्टर का रिलेशन निकालना है बच्चों, तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है आर को मल्टीप्लाई से किस में भेज देना है, डिवाइड में भेज देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कांस्टेंट वैसे ही आ गया, तो मैं लिखता हूँ CON शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और आपको पता है कांस्टेंट और इक्वल टू हटते हैं तो क्या लग जाता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इसका मतलब ये हो गया जिस जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। जिस रेजिस्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें करंट क्या होगा बच्चों, कम होगा। और ये हम जो बात कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चों पैरेलल सर्किट की, हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैरेलल सर्किट की। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि अगर आपको 3 रेजिस्टर्स गिवन हो और उन तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू पता हो और आपसे कहा जाए कि किसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आप ये देखोगे कि जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। इसके बाद बच्चों आपको पावर का रिलेशन फाइंड करना है, तो बच्चों मैं आपको अगेन बताता हूँ कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू VI होता है। ये आपको फॉर्मूला पता है पावर का, P इज इक्वल टू क्या है बच्चों, VI है, ठीक है। तो अब आपको क्योंकि कहा गया है, अच्छा एक और बात, ये तो कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है बच्चों, P इज इक्वल टू VI किसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, कंडक्टर के लिए फॉर्मूला है। और हम बात करना चाह रहे हैं किसके लिए, इस सर्किट के लिए जो कि पैरेलल सर्किट है। तो बच्चों पैरेलल सर्किट में क्योंकि वोल्टेज सेम होता है तो हमारे पास जो रिलेशन है वो ये है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अब क्योंकि यहाँ वोल्टेज सेम है तो हम क्या करेंगे, V की जगह लिख देंगे कांस्टेंट, और यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 1/R वैसे ही आ जाएगा, 1/R जैसे हमारे पास मौजूद है बच्चों वैसे ही आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट लिख देता हूँ और उसके नीचे लिख देता हूँ बच्चों 1/R। तो देखिएगा आप लोग कांस्टेंट, और इसके नीचे लिख देता हूँ क्या, 1/R कांस्टेंट, और इसके नीचे लिखता हूँ R, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, अब ये होगा कांस्टेंट हटेगा इक्वल टू के साथ तो लग जाएगा साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और यहाँ पर आ जाएगा 1/R। इसका मतलब ये हुआ कि पावर का रेजिस्टर से के साथ क्या रिलेशन है बच्चों, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर पैरेलल में कनेक्शन है और जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पर पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। या आपके पास मैंने एक रिलेशनशिप ड्राइव करके बता दिया जो कि यहाँ मेंशन है। तो बच्चों हम रिलेशनशिप इसलिए फाइंड करते हैं कि हमारे लिए सॉल्व करना एमसीक्यू आसान हो जाए, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप याद रखना है पैरेलल के लिए कि करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और पावर और पैरेलल के अंदर वोल्टेज और पावर का रिलेशन भी इन्वर्स है, ठीक है। सॉरी, पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन भी क्या है, इन्वर्स है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंट के लिए बच्चों। तो आपको पता है इक्विवेलेंट के बारे में आपको पता है, क्या पता है बच्चों इक्विवेलेंट के बारे में आपको, कि अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना हो पैरेलल के अंदर तो रेसिप्रोकल का सम होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको पता है। और इसको हमने सिंप्लीफाई करके 3 और किस्म बना दी है, ये पहली थी, ये दूसरी थी और ये तीसरी किस्म थी। तो जो भी आपको आसान लगे फॉर्मूला आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो पैरेलल में ये होता है बच्चों कि इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है, जैसे मैं अगर चाहूँ इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना, जैसे आर का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है बच्चों, अगर आप चाहते हो यहाँ पर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि 1/R बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपके पास क्या है, फॉर्मूला मौजूद है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे इन 3 रेजिस्टर्स को क्या करोगे, हटाओगे और कोई एक रेजिस्टर क्या कर दोगे, लगा दोगे। और ये है आपके पास इस सर्किट का सिंपलीफाइड फॉर्म, ठीक है। ये जो सर्किट है आपके पास बच्चों इसका सिंपलीफाइड फॉर्म ये है, और यहाँ पर आर कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, या फिर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। मैंने आपकी आसानी के लिए 2 और फॉर्मूले बता दिए हैं। अब जो हम बात करते हैं, कोई 2 रेजिस्टेंस आपको गिवन है, जैसे एग्जांपल एक R1 और एक R2, 2 रेजिस्टेंस आपको गिवन है और आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे I1 निकालिए और I2 क्या कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ निकालने का, I1 और I2 क्या है। तो देखिएगा बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि R1 की जो वैल्यू है बच्चों, लेट्स सपोज इट इज अगेन 100 ओहम, ठीक है। R1 क्या है बच्चों, 100 ओहम है, और R2 की वैल्यू मैं क्या कर लेता हूँ बच्चों, लिख देता हूँ लेट्स सपोज इट इज 200 ओहम, ठीक है। मैं सिंपलीफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि 100 ओहम है और यहाँ 200 ओहम है, और हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ से 2 एम्पीयर करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है।
और आपको निकालना है I1 की वैल्यू क्या है और I2 की वैल्यू क्या है। तो कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, देखिएगा जरा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना है क्या, I1। तो I1 कैसे फाइंड होगा, सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर I1 निकालना है तो रेजिस्टेंस किसका लिखना है, अपोजिट लिखना है। अपोजिट क्या है बच्चों, R2 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 200 ओहम लिख देंगे और डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस लिखेंगे बच्चों। 100 प्लस 200 क्या हो जाएगा, इट इज 300, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, उस करंट से जो आपको गिवन है, जो गिवन कितना है, 2 गिवन है, 2 एम्पेयर। तो क्या होगा, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे और 2 टू द 4, तो आंसर आएगा 4/3, ठीक है, एम्पेयर्स। सिमिलरली आपको अगर I2 फाइंड करना हो बच्चों तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि हम जो ऊपर रेजिस्टेंस लिखते हैं वो कौन से लिखते हैं, अपोजिट ब्रांच के लिखते हैं। तो I2 अगर फाइंड करना है तो अपोजिट ब्रांच हमारा R1 है। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 ओहम है और डिवाइड में क्या आएगा, टोटल। टोटल आएगा बच्चों, टोटल कितना रेजिस्टेंस था, 300 था बच्चों। दोनों को ऐड किया था हम लोगों ने, किसको, 100 को और 200 को। तो 2 0 से 2 0 क्या हो गए बच्चों, कैंसिल हो गए। और मल्टीप्लाई किससे करना है, I से। तो आंसर क्या आएगा, 2/3 एम्पेयर्स। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, आसानी के साथ आप क्या कर सकते हो, विदाउट सॉल्यूशन जस्ट फॉर्मूला आपको पिक करना है और आप क्या कर सकते हो, आप करंट को फाइंड कर सकते हो। इसके बाद बच्चों क्या करना है, अगर आपसे कहा जाए बहुत सारे रेजिस्टर्स हैं और उनकी रेजिस्टेंस सेम है, जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ इसकी रेजिस्टर R1 की जगह आपके पास R गिवन है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसकी रेजिस्टेंस R2 की जगह क्या गिवन है, R गिवन है, मींस दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। और आपको बताना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो बच्चों इक्विवेलेंट निकालने का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, सिर्फ आपको ये देखना है कितने इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स हैं। क्या फाइंड करना है बच्चों, कितने इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, सबसे पहले लिखोगे जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, जैसे R गिवन है तो आप यहाँ लिख दोगे R। और कितने इक्विवेलेंट है बच्चों, 2 हैं, तो यहाँ पे लिख दोगे 2। तो इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। और अगर आपको फाइंड करना है करंट कितना है बच्चों, तो अगेन करंट भी इसी तरह डिवाइड होता है कि आपको ये बताना होता है सबसे पहले कि I की वैल्यू क्या है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर 2 था, I की वैल्यू 2 थी और N कितना था, N भी 2 था ना, 2 रेजिस्टर थे। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये बता सकते हैं कि भाई हर रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो इस तरह आसानी के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस और वोल्टेज। आप करंट निकालोगे किसमें, पैरेलल सर्किट में, और सीरीज सर्किट में निकालोगे वोल्टेजेस। तो आपने सीख लिया बच्चों कि किस तरीके से आपने इंडिविजुअल करंट और वोल्टेजेस फाइंड करने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों सेल। तो वो जो सेल क्या होता है ये बात समझिएगा। सेल आपका इस्तेमाल आपने बहुत सारे पर्पसेस में किया है। जब आप छोटे थे तो आप लोगों ने रिमोट कंट्रोल कार्स में इस्तेमाल किया था सेल का। इसके अलावा बच्चों और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं, जैसे हम जो है वो वॉल क्लॉक होती है उसमें भी सेल इस्तेमाल करते हैं। जो टेलीविजन के रिमोट्स होते हैं उसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल्स का। अब सेल्स क्या करता है, सेल्स ये करता है बच्चों, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। कौन, सेल। अच्छा, अब सेल क्या है बच्चों, तो देखिएगा अगर हम सेल को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये है कि कोई भी चीज़ जिसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट हो या कोई भी जो है वो चार्जेस जो है जिसमें मौजूद हो, उसको आप सेल के अंदर एज अ सब्सटेंस इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ वर्किंग सब्सटेंस इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसके अंदर 2 प्लेट्स मौजूद हैं और यहाँ पर जो है इस सेल की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बल्ब को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो हम कहते हैं जो पॉजिटिव चार्जेस को कलेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव चार्जेस को कलेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कैथोड। और एक बैटरी का पॉजिटिव बन गया और एक क्या बन गया, बैटरी का नेगेटिव। अब ये जो बैटरी है बच्चों, ये ही आप कार की बैटरी के तौर पर इस्तेमाल करते हो या गाड़ी की बैटरी या बड़ी बैटरी या यूपीएस की बैटरी के तौर पर इस्तेमाल करते हो। इसी सेल को इसका इस्तेमाल होता है जिसमें आप क्या करते हो, डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करते हो। इसके बच्चों हम आगे पढ़ेंगे सेल को, फर्दर स्टडी करेंगे इसको, सेल को, कि सेल क्या चीज़ है, ठीक है। बच्चों बहुत अहम पॉइंट्स यहाँ मेंशन है, जरा सुनिएगा कि सेल जो होता है वो क्रिएट भी नहीं करता एनर्जी को और डिस्ट्रॉय भी नहीं करता एनर्जी को या चार्जेस को। ये क्या करता है, जस्ट जस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है, मेंटेन करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट के अंदर, और क्या करता है, उन चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, सेल क्या है, सेल जो होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट ईएमएफ सप्लाई करता है और करंट की वैल्यू लगातार क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है सेल में। क्या कहा मैंने बच्चों, सेल जो होता है वो कांस्टेंट ईएमएफ, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है और करंट की वैल्यू लगातार क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। अच्छा, इसके अलावा सेल्स के बच्चों 2 टाइप होते हैं। पहला सेल जिसका नाम है प्राइमरी सेल और दूसरा सेल जिसका नाम है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स को हम चार्ज नहीं कर सकते और सेकेंडरी सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, मीन्स रिचार्ज कर सकते हैं। आप जो है उसको दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हो। इसके अलावा बच्चों याद रखना है, आपको पता है हमेशा करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी।
जबकि सेल के अंदर इसका अपोजिट होता है कि चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको याद रखना है आपने, ठीक है, कि नॉर्मली जो कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, लेकिन जो सेल होता है इसके अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसके अलावा बच्चों एक और बात याद रखनी है, अगर हम कहेंगे एक आइडियल सेल है तो याद रखना है उस सेल के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, मतलब जीरो रेजिस्टेंस होगा। अगर आपको सवाल गिवन हो कि एक आइडियल सेल है तो आपको पिक कर लेना है कि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है बच्चों, जीरो है। इसके बच्चों हम पढ़ेंगे ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, इस बात को भी समझ लीजिएगा आप लोग बच्चों, वो ये है कि ईएमएफ कैसे फाइंड करते हैं हम सेल और बैटरी की। तो ईएमएफ सेल का क्या करता है, ईएमएफ ये करता है बच्चों, ईएमएफ ये करता है, ईएमएफ को ई से लिखते हैं, ये क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है किसको, एक चार्ज को, कि वो चार्ज क्या कर ले, उस सर्किट में क्या कर ले, फ्लो कर ले, ठीक है। ये क्या है, ये है ईएमएफ का फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ मेंशन है कि जो एनर्जी होती है सेल, जो एनर्जी देता है सेल ताकि एक चार्ज जो है वो पूरे सर्किट में क्या कर ले, फ्लो कर ले, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं बच्चों। और ये जो है ये एक्चुअल में वोल्टेज है, क्या है ये वोल्टेज। याद रखना है बच्चों कि ईएमएफ इज नॉट फोर्स, ईएमएफ इज नॉट एनर्जी, ईएमएफ इज एक्चुअली वोल्टेज। अच्छा, अब एक और बात रखना है बच्चों कि अगर मैं कहूँ जैसे एग्जाम्पल हमारे पास एक सेल और बैटरी है, तो याद रखना बच्चों हमेशा सेल और बैटरी की अगर बात होगी ना आपको, तो याद रखना बच्चों उस सेल और बैटरी का ईएमएफ भी है और उस सेल और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। क्यों, क्योंकि चार्जेस जो है उस सेल और बैटरी के अंदर भी फ्लो कर रहे हैं, तो उस सेल और बैटरी के अंदर जो चार्ज के फ्लो करने में जो रुकावट है उसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है सेल और बैटरी की जब बात होगी, जब स्पेशलिटी हम बात कर रहे हो सेल और बैटरी की, तो हम इस तरह से मेंशन कर देंगे। और बैटरी का जो वोल्टेज होता है, अगर बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट ना किया जाए, अगर बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट, जैसे एग्जांपल मैं कहता हूँ बच्चों एक बैटरी रखी हुई है, किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया हमने, इस सेल और बैटरी को किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हमने कनेक्ट नहीं किया, अगर हम ये कहते हैं बच्चों एक सेल और बैटरी को हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं कर रहे, तो बच्चों याद रखना है आपने वो ये कि जो वो सेल और बैटरी होगी, जैसे मैं कहता हूँ ये एक सेल और बैटरी है, ठीक है, आपको पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर आप इसको किसी भी रेजिस्टर से कनेक्ट नहीं कर रहे और एक वोल्ट मीटर की मदद से आप चाहते हो, लेट्स सपोज एक वोल्ट मीटर बना रहा हूँ बच्चों में, कि एक वोल्ट मीटर की मदद से आप चाहते हो इसका वोल्टेज फाइंड करना बच्चों, तो आप क्या करोगे, जो सेल और बैटरी का वोल्टेज वोल्ट मीटर में आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कह देंगे ईएमएफ कह देंगे, ठीक है। जब सेल और बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट ना किया जाए बच्चों, तो उस सेल और बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसको हम कहते हैं ईएमएफ। अच्छा, एक और बात, अब सेल और बैटरी क्या कर रहा है, इस रेजिस्टर्स को क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो इस सेल और बैटरी के अगेंस्ट जो पोटेंशियल होगा इसको हम कहेंगे वोल्टेज कहेंगे, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो याद रखना है लोड के अक्रॉस, ये आर क्या है बच्चों, ये लोड है, आर क्या है बच्चों, ये है लोड। तो लोड के अगेंस्ट, लोड के ऊपर जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है कितना, आई। अब जरा इसको हम डिटेल में समझते हैं बच्चों, जरा देखिएगा आप लोग, जब सेल और बैटरी वोल्टेज सप्लाई करेगा तो हम कहेंगे ये क्लोज सर्किट है, क्या है बच्चों, ये क्लोज सर्किट है। जब सेल और बैटरी किसी रेजिस्टर को, किसी लोड को वोल्टेज सप्लाई करेगा इसको हम कहेंगे क्लोज सर्किट। तो क्लोज सर्किट में अगर आपको फाइंड करना है बच्चों करंट, तो आप क्या करोगे, जो ईएमएफ आपको गिवन है इसको आप टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, लोड का रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको बच्चों ये कहा जाए कि इस लोड के अगेंस्ट, लोड में कितना वोल्टेज ये फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, करंट को इस लोड रेजिस्टर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अगर आपको ये फाइंड करना है बच्चों कि कितना वोल्टेज जाया हो रहा है, लॉस वोल्टेज क्या है, तो आप क्या करोगे, करंट को इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। और अगर आपको टोटल ईएमएफ फाइंड करना है बच्चों जो सेल और बैटरी से सप्लाई हो रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला आ गया मौजूद है, ई बराबर है वी प्लस आई आर। बच्चों ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक जगह प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको आसानी हो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। इसके बाद बच्चों हम फर्दर इसको डिटेल में समझते हैं कि इससे पहले मैंने बताया था आपको क्लोज सर्किट, अब हम पढ़ेंगे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट क्या है। बच्चों ओपन सर्किट का मतलब होता है कि आपने की कनेक्ट नहीं किया, यहाँ पर देखो की मौजूद, की इज नॉट इंसर्टेड, यहाँ पर की को इंसर्ट नहीं किया गया है, तो बच्चों जब की को नहीं लगाया गया तो ये सर्किट कहलाएगा ओपन सर्किट। क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में अगर आपसे कहा जाए
कि ए और बी के अगेंस्ट जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना है। मतलब ये हुआ बच्चों कि आप यहाँ पर ए और बी पे क्या लगा रहे हो, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप ए और बी पे वोल्ट मीटर लगाओगे तो क्या आ जाएगा, ये बैटरी का ईएमएफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप चाहो कि वोल्टेज निकालो कहाँ पर, सी और डी के अगेंस्ट, सी और डी के अगेंस्ट जो वोल्टेज है ये करना फाइंड करना चाहोगे तो वहाँ पर वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 0 वोल्ट आ जाएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर सर्किट जो है वो कनेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है तो याद रखना है, ओपन सर्किट में एक और बात समझ लीजिए, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और इसके बाद शॉर्ट सर्किट की बात होती है तो बच्चों याद रखना, शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। और अगर वो करंट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, जो ईएमएफ है इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और बैटरी से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अच्छा इसके अलावा बच्चों याद रखना एक चीज, जब सर्किट शॉर्ट होता है तो करंट की सबसे बड़ी वैल्यू फ्लो करती है, और सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सेल जो है इसकी ग्रुपिंग को समझते हैं बच्चों। एक ग्रुपिंग ऑफ सेल्स क्या है, तो सेल्स को आप लोग बच्चों सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे सेल्स को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे सेल्स को आप पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो बच्चों। तो सीरीज में अगर आपको फाइंड करना हो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो आप क्या करोगे, तो के सारे सेल्स के जो ईएमएफ है उसको क्या कर दोगे, जस्ट ऐड कर दोगे, तो आपके पास क्या होगा, इस ग्रुप का ईएमएफ क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। होप सो बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताया कि अगर बहुत सारे अगर बच्चों अगर बहुत सारे यहाँ पर सेल्स जो है वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो अगर आपको फाइंड करना है टोटल ईएमएफ क्या है, तो आप क्या करोगे, सबको यहाँ पर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो टोटल ईएमएफ आप क्या कर लोगे, फाइंड कर लोगे। तो इससे क्या होगा, ईएमएफ क्या की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है अगर आप बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगाते हो। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों तो याद रखिएगा, पैरेलल में कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्विवेलेंट जो होता है वो सेम होता है। इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों, सेम होता है। अगर आप यहाँ पर सारे के सारे सेल्स को जिनका ईएमएफ सेम था, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास 3 वोल्ट की 3 बैटरी है जो मैं पैरेलल में लगा के रखता हूँ यहाँ पर, लेट्स सपोज मेरे पास 3 वोल्ट की 3 बैटरी है, अगर मैं इसको पैरेलल में लगाता हूँ तो बताइए इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सेम वोल्टेज है 3 वोल्ट, ठीक है। लेकिन सीरीज में क्या होता है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है। तो इस तरह बच्चों हमने क्या कर लिया, ये जो चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको मुकम्मल कर लिया। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।